तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल में गुरुजी स्टडी में। और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जो कि है आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। देखिए, हम बात करेंगे हिंदी का जो वर्ण विचार है वो आज दूसरा वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, आज का हम लेक्चर यानी कि ख़त्म ही कर देंगे हिंदी का जो वर्ण विचार है। ठीक है, आज ये जो लेके यहाँ है जो देख रहे हैं आप बारह खड़ी, आप बोलेंगे बचपन का प्यार हमको याद दिला रहे हैं का। बचपन का प्यार कहने का ये मतलब है, ये गाना नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो बचपन में पढ़े ना बारह खड़ी, आप वही बात करेंगे। ये बोलेंगे नम्मा दसवां में इंटर देने वाले, मैट्रिक देने वाले तो बच्चा पढ़ेंगे को खो, हम पगला गए का। तो देखिए, आपको पगलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे रहने की ज़रूरत है। हमारे बात करेंगे बारह खड़ी। तो ये देखिए, ये क्या होता है, देखिए जो इसी का कोडिंग जो दिख रहा है आपको, ये जो चिन्ह है यानी कि सेम यही है, दिख रहा है आपको। जो ओ है तो ये चिन्ह है, आ है तो आकर है, ई तो ई। अब ज़्यादा ई लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ई है तो ई। अब देखिए पढ़ते हैं, इस पर कैसे पढ़ते हैं, तो क है तो क, इसमें अ लग रहा है, ज़्यादा कुछ डीप नहीं, यानी कि नीचे नहीं जाने का, बस स्लो मोशन में। ठीक, ओ है तो क, का, आ है तो का, जैसे कि आकार लगा हुआ है, की तो की देखिए लगा है, इसे भी ई की कू के कै को कौ कन का। अब खा का बात करें तो खा खा खी खू खे खाए खो खो खन खा। अब गा का बात करें गा गा गी गू गे गाय गो गौ गन घा का बात करें घा घी घू घे घा घो घाव घन घा। कितना मज़ा आया ना। देखिए, बारह खड़ी तो हो गई। अब इससे हम आगे ले चलते हैं व्यंजन संधि, व्यंजन यानी व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक है, चलिए इतना तक तो क्लियर। यही क्या होता है, ये छोड़ यही इसी तरह बारह खड़ी यानी अक्षुत रहे तो जितना भी क ख से लेकर अक्षुत रहता है इसी बारह खड़ी से बनता है। जैसे खो को खो गो घो अंगो चो छो जो भी होता है पूरा इसी बारह खड़ी से बनता है, जो कि आप बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, हम इससे हम आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए क्या है व्यंजन वर्ण, क्या है व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण हम किसे कहेंगे, तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य की सहायता से हो। अन्न मतलब समझे, अन्न मतलब समझे, ये नहीं कि जो खाना खाते हैं जो छोटा छोटा अन्न होता है वो नहीं खाने वाला अन्न। इसका कहने का मतलब व्यंजन जिन वर्णों को कहते हैं जिसको स्वर की सहायता से, मतलब स्वर वर्णों की सहायता से हम बोल सके उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते। स्वर भले हुए अकेला यानी कि उच्चारण हम उसका कर सकते हैं, लेकिन हम व्यंजन का बात करें तो व्यंजन जब तक स्वर की सहायता नहीं लेता व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। बात करते कुछ भी जैसे बोलते हैं चो, देखिए ओ आ रहा है तो स्वर को पकड़ा कि ना। अब बात करते हैं अगर स्वर का बात करते हैं, स्वर का ओ अगर बोलते हैं ओ तो किसी को साथ लिया, व्यंजन वर्ण को लिया, ये बोला कि हम अकेले जिंदाबाद है, हमको किसी का जरूरत नहीं है। यही व्यंजन का बात करते हैं, ये बोलता है कि हम जिएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तक तुम रहेगा तभी हम रहेंगे, तो अगर तुम नहीं तो हम भी नहीं। ठीक है, यही बोलता है व्यंजन वर्ण, समझे। तो ये बोल रहा है जिन वर्णों का उच्चारण, क्या बोला है, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य मतलब हुआ कि यानी कि वही स्वर्ण वर्ण। ठीक है, स्वर्ण के बाद स्वर का बात कर रहे हैं, स्वर्ण यानी स्वर्ण वर्ण की अन्य की सहायता से, वर्ण मेरे कहने का तो ये अर्थ है कि व्यंजन वर्ण उसी को कहेंगे स्वर की सहायता से बोल सकते हैं, यानी कि तभी उसे हम व्यंजन वर्ण कर सकते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण मूल व्यंजन वर्ण मतलब कि मूल व्यंजन वर्ण, विशेषकर मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में कि मूल वर्णों की व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। कितनी होती है, मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। कुल कुछ नहीं, कुल लिखाना चाहिए, कुछ लिखा गया। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 कैसे होती है, देखिए हमको आपको पूरा के बताते हैं। तो देखिए मूल व्यंजन यही है, क ख ग घ को से लेके मौ तक, को से लेके मौ तक, यानी कि मूल यानी ये तो स्पर्श व्यंजन हो गया ना, जैसे को से लेके मौ तक ये तो स्पर्श व्यंजन हो गया। और इसका अगर बात करें आगे यानी कि यो रो लो वो, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। और अगर बात करें तालम सो मूर्धन सो दंत तो ये क्या है, उष्म व्यंजन। ठीक है, उष्म व्यंजन सबको अलग अलग कैटेगरी में उस समय बांटे थे और अभी भी बांटेंगे व्यंजन वर्ण में। ठीक है, तो चलिए देखिए हम बात करते हैं क मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। ठीक है, और देखिए आपको गिना के बताते 33 कैसे होती है। ठीक है, देखिए क ख ग घ अंग, च छ ज झ य,
ट ठ ड ढ मूर्धन त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालम स मूर्धन स दन सो। ये अब देखिए इसको है ना तीन कैटेगरी में व्यंजन के वर्ण के भेद है ना तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अस्त व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। एक नंबर में स्पर्श व्यंजन, दूसरा अतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। एक नंबर में स्पर्श व्यंजन, दूसरा अतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चलिए हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो स्पर्श व्यंजन उसे कहेंगे जो क से लेके म तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितना संख्या होता है? स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी होती है? 25 होती है, यानी क से लेके म तक 5, 10, 15, 20, 25। अगर बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की संख्या, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन? य र ल वो, य र ल वो के बात करते हैं। ये 4 ठो क्या? अंतःस्थ व्यंजन। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। अगर जो बाकी बचा जो क्या है? ऊष्म व्यंजन। बाकी जो बचा है यानी कि तालम स मूर्धन स दन स, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। क्योंकि ऊष्म व्यंजन इसका नाम कैसे पड़ा है? जो कि ऊष्म व्यंजन है कि ऊष्मा जब बोलते हैं तो घर्षण होता है, यानी घर्षण उत्पन्न होता है, समझे? यानी कि इसीलिए इसका नाम ऊष्मा व्यंजन पड़ा है, समझे? बोलने से तलम समधन सो दन सह, ये सब क्या? घर्षण, यानी कि मुंह में ऐसे मेरा कहने का यह अर्थ है कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए ऊष्मा व्यंजन इसे कहा गया। इसमें कितना होता है? 4 गो, और इसमें भी 4 गो, और इसे 25 और 29 और 29 4 कितना हुआ? 33 हुआ ना? मजा आया ना? तो यही बोल रहे हैं। तो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। और 33 में आपको पता नहीं है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर से बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी? तो 4 होती है। इतना तो क्लियर हो गया हो कि व्यंजन बोल सकते हैं तो स्वर की सहायता से, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। स्वर की बात करते हैं वो अकेले काफ़ी है, वो खुद ही यानी कि अपने ही बोल सकता है। स्वर वर्ण यानी कि खुद ही अपने से वो बोल सकता है, वो व्यंजन का सहायता नहीं लेता। अगर बात करें व्यंजन तो व्यंजन स्वर की सहायता लेता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए एक ठो आता है संयुक्त व्यंजन, जो कि संयुक्त व्यंजन ये मिल के वर्ण बनता है। संयुक्त व्यंजन जो बनता है मिल के बनता है, और उसमें व्यंजन वर्ण की बात किए थे, जो कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बनता है। स्वर स्वयं अकेले से बन सकता है, यानी कि अकेले से उच्चारण उसका हो सकता है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोला सकता है। जो संयुक्त व्यंजन है, यह है ना एक दो वर्ण मिल, यानी कि एक दो वर्ण मिल के बनता है। जैसे कि बात करें क, यानी क में जो हलंत लगा को धन सो, ये क्या बनेगा? क धन सो, तो क्या बनेगा? छो, यानी कि छो। को धन सो मिल के क्या बनेगा? यानी कि मुधन सो, इससे क्या बनेगा? तो सो, यानी कि छो वाला छो जो बनेगा वो बनेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं तो धन रो, यानी कि तो जो हलंत लगा तो में प्लस रो क्या बनेगा? त्रो बनेगा। कौन? त्रो बनेगा। अगर बात करें संयुक्त व्यंजन में, जो में अगर हलंत लगा हो और प्लस यानी कि प्लस नहीं बल्कि धन या, यानी कि ज्ञा जो होता है यहाँ, इसे अगर ज प्लस धन और ज्ञा रहे तो इससे क्या पढ़ेंगे? ज्ञा, इसे क्या पढ़ेंगे? ज्ञा। अगर तालम सो, यानी कि तालम सो में अगर हलंत लगाओ प्लस रो तो इससे क्या पढ़ेंगे? श्रो। इसे संयुक्त व्यंजन समझ में आया होगा इतना। यानी कि संयुक्त व्यंजन की एक दो वर्ण मिल के बनता है। संयुक्त व्यंजन अकेला, यानी कि संयुक्त मतलब क्या होता है? यानी एक से अधिक है। संयुक्त व्यंजन यही होता है, एक से दो वर्ण मिल के यानी संयुक्त व्यंजन का वर्ण का निर्माण करता है। अब बात करते हैं श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद है। श्वास वायु मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे श्वास वायु, ये क्या है श्वास वायु? वो देखिए, कोई वर्ण बोलते हैं, किसी में हमको ज़्यादा सांस लेने की आवश्यकता होती है और किसी में कम सांस लेने की आवश्यकता होती है। अगर बात करते हैं, देखिए प्रत्येक व्यंजन का वर्ण प्रथम और तृतीय और पंचम, प्रथम तृतीय पंचम, ये बोले क्या है? तो प्रथम मतलब जैसे कि प्रथम क। अगर बात करते प्रथम क, तो तृतीय मतलब बीच का क, ख छोड़ के ग डायरेक्ट। ठीक है, ग। इसके बाद घ छोड़ के पंचम मतलब उआ, यानी कि अंग कहते हैं, अंगो पढ़ते हैं, वहाँ नहीं अंगो पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ख छोड़ के नहीं, जो तीनों पढ़ते हैं, क ग। ठीक है, क ग अंग। ठीक है, अगर बात करते च छ में तो च ज या,
ट में बात करते हैं, यानी किसमें, अल्प प्राण में, अल्प प्राण की बात कर रहे हैं हम। अल्प प्राण मतलब कि कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है। अल्प मतलब कम प्राण, प्राण मतलब मृत्यु होता है। तो आप जानते होंगे प्राण मतलब कि प्राण, अगर हमारे शरीर में प्राण नहीं हुआ, कोई जीव जंतु में तो प्राण नहीं हो तो मृत्यु होगा, नहीं मर जाएगा। आप जानते होंगे प्राण मतलब क्या, प्राण मतलब मृत्यु होता है। अल्प मतलब कि यानी कम मात्रा में, कम मात्रा यानी कि कम सांस की आवश्यकता होती है। महा मतलब कि ज़्यादा सांस की आवश्यकता इसमें होती है, इसलिए महाप्राण उसका नाम रखा गया, इसका नाम अल्प प्राण रखा गया। ठीक है, अब अल्प प्राण की बात करें तो इसमें प्रत्येक वर्ण का प्रथम तृतीय और पंचमी यानी कि क, ग और अंग। च की बात करें तो च, ज, इया। ठीक है, अगर ट की बात करें ट, ड और मूर्धन्य। और त की बात करते हैं त, द और नौ। ठीक है, ये हो गया। इसमें अंतःस्थ व्यंजन आता है। अंतःस्थ व्यंजन आपको पता होगा कौन होता है। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, ये सब क्या है, अंतःस्थ व्यंजन ये है। अब बाकी बात इससे जो य, र, ल वो तालव्य से मूर्धन्य से दंत से इसमें किसमें आ जाता है, ऊष्म व्यंजन। इसमें आपको पता है हुआ ये है ना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि वो क्या कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन या तो अंतःस्थ व्यंजन, कुछ एक्स्ट्रा भी ऑप्शन में देख सकता है। लेकिन आपको ध्यानपूर्वक याद रखना कि जो रहेगा आपको वही माना। इसीलिए एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है कि आप हिंदी जरूरी सीखना है, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखिए। एक बार वीडियो नहीं समझ में आया तो दूसरा बार देखिए, लेकिन देखिए जरूर। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं बल्कि पकड़ के रहेंगे। ठीक है, अब बात करें अल्प प्राण में, समझ आपको आ गया होगा। अगर बात करते हैं महाप्राण, महाप्राण मतलब क्या होता है, इसमें बहुत वायु की आवश्यकता है। बहुत मतलब कि इससे थोड़ा ज़्यादा आया ही हुआ। बहुत मतलब क्या, यही बोल रहे हैं। अल्प प्राण मतलब कम, अब महाप्राण मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा। तो प्रत्येक वर्ण का इसमें जो जैसे कि इसमें जो छूटा है, इसमें क्या पहला तृतीय और पंचमी है। तो इसमें क्या द्वितीय यानी कि द्वितीय और चतुर्थीय होगा, जो छूटा इसमें वही ना होगा महाप्राण में। इसमें ऊष्म व्यंजन, जिसमें इसमें कि अंतःस्थ व्यंजन था, इसमें ऊष्म व्यंजन होगा जो कि घर्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि चलिए हम बात करते हैं इसका बात करते हैं महाप्राण व्यंजन का बात करते हैं। महाप्राण व्यंजन का बात करते हैं। महाप्राण, इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ण का द्वितीय और चतुर्थीय वर्ण होता है। इसमें महाप्राण का बात करते हैं, प्रत्येक वर्ण का द्वितीय एवं चतुर्थीय बात करें। इसका हम अभी इसके आगे हम लिखेंगे। ठीक है, द्वितीय का बात करें, आपको समझ में तो आना ही है, कैसे नहीं आएगा। द्वितीय और चतुर्थीय मतलब कि क छोड़ना है, ख लेना है, गो छोड़ना है, किसे लेना है, घो लेना है, समझे। इसीलिए बोल रहा है कौन, द्वितीय और चतुर्थीय, द्वितीय और चतुर्थीय, समझे। पंचमी नहीं, क्योंकि पहला तीसरा और पंचमी में तो अल्प प्राण में आ गया। और महाप्राण में क्या हुआ, इसमें यही दूसरा हो गया और चतुर्थी होगा। तो यही को का, अगर इसमें क हम बात करें तो इसमें खो होगा और घो होगा कि नहीं, द्वितीय और खो, यानी को में को छोड़ देना है, खो लेना है, गो को छोड़ देना है, घो लेना है, अंगों को छोड़ना ही है। अगर बात करें चौ में तो चौ में छो होगा, जो छूटेगा झो होगा। टो में बात करें तो इसमें दो ही रहेंगे कि द्वितीय लेना, चतुर्थीय लेना। ठीक है, अगर टो में बात करें तो ठो होगा और ढो होगा, क्योंकि डो और नो यानी कि उसमें छूटेगा। अगर तो में बात करें तो थो होगा और धो होगा, बाकी बात छूटेगा। अगर पो में बात करें तो फो होगा और भो होगा। इसमें क्या होता है महाप्राण में, इससे थोड़ा यानी कि श्वास वायु की जो श्वास वायु है, यानी कि जो हमारा वायु लग रहा है, इससे थोड़ा क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है, समझे। इससे थोड़ा क्या है, अगर समझ में आ गया होगा अल्प प्राण के बारे में कि अल्प प्राण किससे कहते हैं और महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण उससे कहते हैं कि जो पहली हो, तीसरी और पंचमी, और महाप्राण में जो द्वितीय हो, चतुर्थी हो। ठीक है, अल्प प्राण जो कि प्रथम हो, द्वितीय हो, पंचमी वर्ण का, और महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थी वर्ण का बात करना। ठीक है, चलिए इतना तो आपको क्लियर। संयुक्त वर्ण का बात करें तो 1 से 2 वर्ण मिलकर बन रहा है, यानी कि क प्लस सौ मिलकर यानी 6 बना। तो यानी कि हलन तो और रो मिलकर त्रो बना, जो प्लस जो मिलकर जो बना है, सो और प्लस रो मिलकर क्या बना है, स्रो बना है। इतना तक क्लियर हो गया। इससे हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा बस। चलिए बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। ये देखिए इसमें बात करते हैं, देख लेते हैं अल्प प्राण महाप्राण। इसमें क्या होता है, देखिए दिखा दिया आपको कि अच्छा सा आपको समझ में आ गया। अल्प प्राण यही ना होगा, देखिए अल्प प्राण होगा कि नहीं, पहला है, तृतीय होगा और पंचमी में अंतःस्थ व्यंजन था। ये चारों था कि नहीं, ये अल्पप्राविलियन में यानी कि अल्प प्राण में था। तो कितना वो 5, 10, 15, 15, 4, 19 यानी कि 19 ठो
अल्पप्राण में हो जाए, ठीक है। अल्पप्राण में 19 हुआ। अल्पप्राण में कितना, यानी कि पहला दूसरा छोड़ के तृतीय, पहला यानी कि पहला ये, दूसरा छोड़ के तृतीय, यानी कि चौथा छोड़ के पांचवा लेना। और अंतास्त व्यंजन, यानी कि इसे कहते हैं अंतास्त व्यंजन। अंतास्त व्यंजन, ये अंतास्त व्यंजन य और ल वो। अब बाकी बात इससे जो आगे होता है, यानी कि यो और ल वो हुआ। तालम स मूर्धन स दंड स वो क्या होता है, तो उसमें व्यंजन देखिए अल्पप्राण में इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब महाप्राण में बात करते हैं। महाप्राण देखिए, इसका डिफिनेशन का बात तो कर लिए हैं। अगर दिखा रहा है आपको कि जैसे फिगर मेरा करने का ये मतलब कि आपको दिखा रहा है कि कौन है और कौन नहीं है, आपको क्लियरली आपको समझ में आने के लिए, इसलिए हम फिर से लिख दिए, ठीक। अब देखिए इसमें इसमें तो पहला तो चूज खत्म हो जाएगा। इसमें कौन होगा, दूसरा होगा कि नहीं, इसमें दूसरा होगा कि नहीं, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरे छोड़ेगा, यानी कि चौथा हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, ये क्या होगा, महाप्राण। ये क्या होगा, महाप्राण। और इसमें ये क्या होगा, उसमें व्यंजन जो है 4 ठो, उसमें व्यंजन इसमें हो जाएगा, उसमें व्यंजन इसी में हो जाएगा महाप्राण में। तो इसमें कितना हुआ, यानी कि 5 10 2 4 5 5 10 और 4 14, इसमें 14 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। लेकिन अल्पप्राण में कितना हुआ, तो 19 ठो हुआ। और महाप्राण में कितना हुआ, तो 14 हुआ। और अगर बात करते हैं 19 और 14 का 9 4 कितना हुआ, 13 1 1 2 1 3, यानी कि 33 हुआ कि नहीं। ये दोनों मिला के महाप्राण और अल्पप्राण में 33 हुआ, ठीक है। और अगर बात करें, देख लिए फिर से जुड़ के सही है कि नहीं, अब गड़बड़ हो जाएगा दोनों मिला के। अगर बात करते हैं, आपसे पूछे कि अल्पप्राण में कितना होता है, तो 19 ठो बोलिएगा। अल्पप्राण में कितना संख्या होता है, यानी कितना वर्ण होता है, तो 19 ठो। अगर महाप्राण में बात करें तो कितना होता है, तो 14 का। इतना क्लियर होगा अल्पप्राण महाप्राण में, नो प्रॉब्लम। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इससे आगे बात करते हैं। तो ये देखिए, स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। स्वतंत्रियों के आधार पर स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ये घोष वर्ण है और दूसरा अघोष वर्ण है। आपको पूछ सकता है कि घोष वर्ण कितने होते हैं, अघोष वर्ण कितने होते हैं, ठीक है। आपको ये पूछ सकता है। तो क्या स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक ठो है घोष वर्ण, दूसरा है अघोष वर्ण, ठीक है, स्वतंत्रियों के आधार पर। तो देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले नंबर में बात ये क्या है, सभी स्वर हो सकता है। आपको एकदम ध्यानपूर्वक याद रखना होगा कि घोष वर्ण में सभी स्वर आते हैं। घोष वर्ण में क्या आते हैं, तो सभी स्वर आते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक वर्ण का तृतीय वर्ण और चतुर्थीय ध्यानपूर्वक याद रखें, और पंचम यानी कि पचमा, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का जो लिखा होता है क ख ग घ अंग, उसमें जो है तृतीय होगा, चतुर्थीय होगा, पंचमी, यानी कि देखिए लिखा हुआ अंता, और साथ साथ इसमें ये अंतास्त वर्ण भी होगा। और साथ साथ एक और भी एक जुटेगा, इसमें हो है, जो हो जुटेगा। देखिए प्रत्येक वर्ण का जो तीसरे स्वर बोल रहा घोष वर्ण का अगर बात करते हैं, इसमें स्वर सभी स्वर यानी कि 11 स्वर कितने होते हैं, तो 11 बात के, जिसमें 2 ठो अलग हो गया अन्न, यानी कि अन्न देखे थे, 2 ठो अलग हो गया, 2 ठो अलग किए थे। ये 11 तो अगर पूछ दिए स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण। अगर आप देखिए, अगर बात करते हैं घोष वर्ण की, अगर बात करते हैं घोष वर्ण, देखिए बोल रहा है तृतीय, तो तृतीय यही न हुआ, देखिए क ख ग तृतीय हुआ। अगर चतुर्थी के बाद चतुर्थी ये हुआ, पंचम ये हुआ, तो यानी कि 1 2 3 तीसरा, चौथा पंचमी। अगर ये क्या बोला, अंताअस्त व्यंजन, अंताअस्त व्यंजन, तो अंताअस्त व्यंजन इसी को कहता है, य र ल हुआ अंताअस्त व्यंजन। तो ये एक ठो एक्स्ट्रा वर्ड में है, वो हो एक्स्ट्रा है जुटा हुआ, जो कि इसी में जुटा है, घोष वर्ण में जुड़ता है, घोष वर्ण में जुड़ता है, जो कि क्या है, हो है, इसमें घोष में ही जुड़ता है। तो पूछ ले आपको घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 5 10 15 15 5 25 कितना होता है, 25। अब 25 ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, 25 ये हुआ ना। और इसमें स्वर वर्ण को भी ले, बोल रहा है कि सभी स्वर वर्ण को लेना, तो 25 और 11 कितना होगा, 5 1 6 1 2 5 1 6 25 25 और 11 5 1 6 2 1 3 36 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 31 से भी जोड़े थे। तो देखिए पहले फिर से देख लेते हैं, 5 10 15 20 सॉरी 20 नहीं हुआ, हम 25 ले लिए, तो गलती तो होगा ही ना। तो देखिए ये 20 हुआ, ये 20 हुआ,
ये 20 और ऊपर से 11, तो देखिए एक हो गया 2, यानी कि अगर पूछ दे कि घोष वर्ण कितना होता है तो आप बोलिएगा 31। घोष वर्ण कितना होता है तो 31 होता है। फिर से सुनिए कि इसमें 11 ठो लिए, कौन सा तो स्वर्ण वर्ण लिए। बाकी बात ये तीसरा चतुर्थीय पंचमी यानी कि तीसरा चतुर्थीय पंचमी ये तीनों लिए, यानी कि 5, 10, 15, 20 ये साथ में एक हो भी है जो कि क्या है घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अगर घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 31 होती है, ठीक है, जो कि स्वर का बात करें तो 31 नहीं है, बाकी बात इसमें से उठा है, ठीक है। अब बात करते हैं अघोष वर्ण। ये देखिए अघोष वर्ण क्या है। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ण का प्रथम लेना है जो छूटा था या और द्वितीय लेना है जो इसमें से छूटा था। सेम वही अघोष वर्ण में क्या होगा कि प्रत्येक वर्ण का प्रथम लेना है, प्रथम का, और द्वितीय लेना, यानी कि प्रथम देखिए क होगा च ट त प, और दूसरा होगा ख च ठ और थ है, ठीक है, यो नहीं है, थ और फ, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या बोला है कि इसमें क्या लेना है, प्रथम लेना है, प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण लेना है। क्या प्रथम और द्वितीय, तृतीय तो इसमें था, प्रथम और द्वितीय। तो इसमें कितना संख्या होगा, यानी कि 5 ये हुआ, 5 ये, 5 5 10, इसमें तो हो ही ना, तो इसमें आ गया ना, तो 5 10, 5 5 10, 10 और 3 13, इसमें कितना संख्या होता है। अगर पूछ जाए घोष वर्ण की संख्या कितना होता है, कितनी होती है तो 13 होती है। और घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है 31 होती है। और घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 13 होता है। घोष वर्ण की संख्या 31 और घोष वर्ण की संख्या कितना होता है तो 13 होता है। इतना तब तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब खत्म ही होने वाला वीडियो, ठीक है, थोड़ा सा और चलिए मुझसे आगे बढ़ते, देखिए क्या है उससे हम आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि है लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट के बाद देख लेते थोड़ा सा, ठीक तो आ रहा है, बाकी बात तो सही क्लियरली है, ठीक है, हाँ चलिए अच्छा है। तो देख लेते हैं बाकी बात सही आ रहा है कि नहीं, आप क्योंकि आप लोगों को बोर्ड चमकता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, इसीलिए देख लिए थोड़ा। देखिए लिपि की बात करें यानी कि स्क्रिप्ट का बात करें तो स्क्रिप्ट देखिए भाषा का पहले भाषा लिपि क्योंकि सबसे ज़रूरी है। अगर कोई भी जैसे कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, सबसे ज़रूरी है लिपि। लिपि ही नहीं होगा तो वो यानी कि लिखने का जो भाषा जो लिपि पर ही होता है, यानी कि लिखने। तो देखिए जब भाषा की अगर बात करें तो देखिए कोई दोहिन होता है, यानी लिखित हो सकता है या मौखिक होता है। कोई लिख के दूसरे पर प्रकट कर सकता है, अगर कोई या बोलकर प्रकट कर सकता है। दो ही चीज़ नहीं है, ऐसे थोड़ी कि मन के भाव जैसे कि आप बोल के मुँह के मोमेंट्स, ऐसा थोड़ी। एक वैज्ञानिक था जो कि अगर क्या था उस वैज्ञानिक का नाम भूल रहे हैं कि वो ऐसा वैज्ञानिक था जो कि क्या करता था, यानी कि पैरालाइज था। पैरालाइज मतलब समझते हैं आप लोग, पैरालाइज मतलब यानी कि हाथ को जैसा कि तैसा नहीं, लकवा मार, समझे, लकवा का शिकार जो कि अब ऐसा एक ठो साइंस का निर्माण, यानी कि इतना वैज्ञानिक का एक साइंस का कुछ निर्माण किया जो कि अपने मुँह में जो मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट समझे, जो कि अपने हलचल चल रहा है हमारे दिमाग में चल रहा है, वो मशीन में लिखा जाए हमारे मूवमेंट, यानी कि पैरालाइज जो, तो वो उन्होंने निर्माण किया था कि हम जो सोच रहे हैं हमारे, क्योंकि हम तो पैरालाइज, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए हमारे जो मूवमेंट हमारे मुंह में जो बन रहा है, यानी कि जो हम सोचने का प्रयास करें, वो सोचने का जो प्रयास करें वो लैपटॉप यानी कि वो कंप्यूटर, यानी कि वो कंप्यूटर पर लिखा रहता है, वो साइंस है। इसलिए साइंस पढ़ना जरूरी है। और ऐसे भी देखिए इसका बात करें तो लिखित होता है और मौखिक होता है, कि एक तो लिख के प्रकट कर सकता है भाषा को, जो बोल के प्रकट कर सकता है। अगर कोई लिख सकता है तो लिख के प्रकट करे, यानी कि एक दूसरे, यानी कि हम दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं, या हम मौखिक यानी कि मुंह से बोल के प्रकट कर सकते हैं। तो देखिए लिपि यानी भाषा, अगर भाषा का बात करें तो ध्वनियों के लिखावट के प्रकट हेतु निश्चित किए गए संकेतों या चिन्हों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि लिखते हैं, जैसे कि माने बताया, हम राम लिखते हैं, ठीक, राम लिखते हैं, ठीक, राम हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं कि राम, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं राम, इंग्लिश में लिखते हैं राम। तो देखिए जो लिखे हैं, भले ही भाषा देखिए, तो ये तो क्या हिंदी है, ये अंग्रेजी हो गया है, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन देखिए जो इसमें ध्वनि का चेंज हुआ कि जैसे कि इंग्लिश में आर ए, जैसे कि हिंदी में रो में आकर राम और राम, और इंग्लिश में देखिए ध्वनि का चेंज हुआ कि RAM राम। तो राम यानी कि ध्वनि में थोड़ा सा चेंज होगा, भले यानी कि उच्चारण राम है, दोनों का राम ही लिखा हुआ है, लेकिन देखिए RM यानी कि इसका वर्ड कुछ अलग है, इसका वर्ड कुछ अलग है। तो यही बोला ध्वनियों को लिखावट प्रकट करने हैं तो निश्चित किए गए संकेतों या चिन्हों के द्वारा संकेत कर रहा है, यानी कि लिखने प्रयास करना है कि राम ही लिखा रहा है, लेकिन चिन्ह इसका अलग है, यानी कि रो यहाँ है, यहाँ आर है, तो इसका चिन्हों का लिपि, यानी यही बोला संकेतों या चिन्हों को लिपि कहते हैं। अगर पूछ दे कि ध्वनि भाषा के ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने हैं तो निश्चित किए गए संकेतों या चिन्ह को क्या कहते हैं तो लिपि कहते हैं। लिपि के समझ के बारे में सर कोई भी लिखते से राम घर जाता है, तो ये भी कोई हिंदी या देवनागरी लिपि है, जिससे समझे अधिकतर। देखिए
बात करते हैं जो हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, नेपाली हो, इसे हम कहेंगे देवनागरी। इसे क्या कहेंगे? देवनागरी। जो भी अधिकतर जो लिखते हम लोग लिखते हैं, जैसे कि अगर सोशल साइंस हो या हिंदी हो या साइंस हो, अगर कोई भी एग्जाम में आता है तो उसमें भी लिखा होता है कि आप कौन से भाषा में लिखेंगे, हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी लिखना चाहता है आप पूछते तो क्या होता है, जैसे कि लिखा होता अलग अलग, तो हम क्या लिखते हैं? देवनागरी, यानी कि हिंदी में लिखेंगे देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन आता है? हिंदी आता है, संस्कृत, और संस्कृत में लिखना है तो देवनागरी भरना पड़ेगा, मराठी लिखना है तो देवनागरी भरना पड़ेगा, नेपाली अब लिखना है तो देवनागरी भरेगा, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, तो नेपाली अगर लिखना है तो आपको क्या करना होगा? देवनागरी लिपि चॉइस करना, यानी कि वहाँ परीक्षा में लिखना पड़ता है, यानी देवनागरी लिपि लिखेंगे। चलिए बात करते हैं पंजाबी का। अगर बात करते हैं पंजाबी, हिंदी से हो गया हिंदी का। अगर बात करें पंजाबी, तो पंजाबी को हम गुरुमुखी कहेंगे। इसका है ना, जिसका लिपि क्या है तो गुरुमुखी है। पंजाबी का लिपि क्या है? तो गुरुमुखी से याद रखिएगा, पंजाबी का क्या है? गुरुमुखी। अगर बात करते हैं अंग्रेजी यानी इंग्लिश का, तो इसका क्या है? रोमन। इसका क्या है? रोमन। अंग्रेजी का क्या है? लिपि तो रोमन है। अगर उर्दू, कश्मीरी उर्दू का बात करें तो इसका क्या है? फारसी। फारसी लोग यानी कि वो लोग क्या करता है? उल्टा लिखता है, यानी कि लिखता है कि नहीं, तो वो लोग जैसे कि उर्दू लिखता है, जो उर्दू लिखने वाले हैं वो क्या करता है? उल्टा, यानी कि हम लोग जैसे कि इधर से लिख रहे हैं तो वो लोग क्या करता है? उधर से लिखने वाले, जैसे कि राम, जैसे यहाँ लिखना है कि राम आम खाता है, ठीक। हम लोग लिखे राम आम खाता, यानी कि बाएं से दाएं जा रहा है, ठीक है, बाएं से दाएं जा रहा है, हम लोग बाएं से दाएं जा रहा है, लेकिन वो क्या कहते हैं? दाएं से बाएं आता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं, इतना तक तो क्लियर हो गया कि उर्दू फारसी यानी कि अगर संसार के अधिकतर लिपि बाएं से दाएं लगते हैं। संसार के जितना के अधिकतर जो लिपि लिखाया जाता है, अधिकतर वो बाएं से दाएं। देखिए हम भी लिखे, ध्वनि को लिखने में पढ़ते भी है तो बाएं से दाएं, लिखते भी अधिकतर तो बाएं से दाएं, लेकिन कुछ होता है जो कि उर्दू यानी कि उल्टा, यानी कि दाएं से बाएं पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तो फारसी यानी लिपि, जो फारसी लिपि होती है, यानी कि उर्दू धर्म, वो क्या करते हैं? उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू यानी कि फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे? तो दाएं से बाएं, यानी कि उधर से इस साइड, यानी कि वो साइड से इस साइड, यानी कि दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है। चीनी यानी कि जापानी भाषाएं जो होती है ऊपर से नीचे लिखी जाती है। जो जापानी यानी कि वो चीनी भाषाएं होती है वो ऊपर से क्या होता है? नीचे लिखी जाती है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा कि क्या कि जो हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, नेपाली हो, देवनागरी लिपि के अंतर्गत है। पंजाबी की बात करें तो गुरुमुखी, अंग्रेजी की बात करें तो रोमन, उर्दू यानी कश्मीरी की बात करें तो फारसी। संसार की अधिकतर भाषाएं कैसे लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगर पूछ आपको संसार की अधिकतर भाषा कैसे लिखी जाती है तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। और चीनी जापानी भाषा ऊपर से क्या होती है? ऊपर से नीचे लिखी जाती है। तो बोलिए दोस्तों, ऐसा कैसा लगा आपको? अच्छा ही लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी कि तो आपको आगे हम बताएंगे, पढ़ाएंगे आगे, यानी कि जो भी इसका आने वाला अलग अलग जो अभी टॉपिक होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए सफलता की। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हिंदी का ऐसे ही मज़ेदार और हंसी खुशी पढ़ते रहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।